जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 4 का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने चैप्टर 4 का पार्ट 1 बताया था जिसमें मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था। ठीक है, अब आपको मैं पार्ट 2 में समाकलन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चैप्टर 4 है आपका दोस्तों भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने पढ़ लिया है अवकलन, अब आपको पढ़ना है समाकलन, इंटीग्रल आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कि मैथ में भी आपको पढ़ना होता है। तो चलिए पहले आप यहाँ फिजिक्स में पढ़ लीजिए, मैथ में आपको बहुत विधिवत तरीके से वहाँ पर बता दिया जाएगा, और जो आपका सिलेबस है इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ एकदम विधिवत से तरीके से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, है क्या यह एक विशेष प्रकार की योग क्रिया है। कैसी क्रिया है दोस्तों? योग क्रिया है जिसमें अत्यनुमान वाली किंतु गिनती में अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। यह ऐसी एक अत्यंत अणु है दोस्तों जिसमें यह है बोला है कि यह एक योग क्रिया है जिसमें अत्यधिक चर राशि वाले, देखिए बोला क्या, अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें गिनती के अत्यधिक चर राशियों को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, गिनती में। तो देखिए इसको समझ लीजिए, समाकलन अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम है। यदि fx का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक f डैश x है तो f डैश x का x के सापेक्ष समाकलन fx है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर अवकलन उसका fx का x f डैश x निकल रहा है तो इसका समाकलन निकालेंगे तो f डैश x का fx निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसका व्युत्क्रम निकलेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पहले अवकलन निकाला d अपॉन dx, fx का अवकलन निकाला है तो f डैश x आया। ठीक है, तो अब यहाँ जब हम f डैश x का हम समाकलन निकालेंगे तो देखिए ये क्या निकाला दोस्तों, समाकलन। इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। तो इंटीग्रल हम जब इसका निकालेंगे f डैश x का dx बराबर तो आएगा fx। और आपको पता है अगर हम यहाँ पे कोई नियतांक लगा दें, मान लीजिए नियतांक हम c ले लेते हैं, तो नियतांक का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मैंने नोट में लिखा भी रखा है, किसी नियतांक का अवकलन गुणांक हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अगर हम इसका d अपान dx निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? शून्य आएगा अवकलन निकालते समय। ठीक है, तो समाकलन भी इसका शून्य ही आएगा। शून्य को अगर हम अवकलन चाहे निकालें चाहे समाकलन निकाले वह शून्य ही आएगा। तो दोस्तों ये रहा समाकलन का परिभाषा और ये इसका आधार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इससे कुछ हम फार्मूलों को लिख लेते हैं और फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, समाकलन के लिए मानक सूत्र। अब इसके लिए सूत्र, अभी अवकलन के लिए मैंने आपको मानक सूत्र लिखाया था, अब समाकलन के लिए भी आप मानक सूत्र देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला है इंटीग्रल x पावर n dx बराबर xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 जहां n नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब समझिए दोस्तों, अगर इस सिचुएशन में x पावर n दिया रहेगा, कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे समझिए आप, जैसे 2 के पावर, यहाँ देखिए x के पावर जैसे 5 दे दे। ठीक है, जब 5 दिया रहेगा तब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? dx। ठीक है, जब आप समाकलन करोगे तो dx लगाओगे। ठीक है, इंटीग्रल कर, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रल x पावर n dx। अब हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा? प्लस 5 पान, फिर यहाँ पे देखो जो संख्या रहेगा वही नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, और जो आएगा x पावर कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ बटे में 6, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। कहने का मतलब, घात में इसके अवकलन में हम घटाते थे, लेकिन यहाँ पर घात 1 जोड़ा जाएगा और जो घात होगा उसी से नीचे भाग भी दिया जाएगा 1 जोड़कर। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे dx ओनली दिया रहेगा, कोई भी संख्या नहीं रहेगा, यानी 1 छुपा है। ठीक है, तो वहां पे क्या निकलेगा दोस्तों? इंटीग्रल dx का वैल्यू x होगा। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला आपका cu dx, तो जो बराबर में देखिए जो c है, c आपका नियतांक रहेगा इसलिए इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रल क्या लिखेंगे? u dx। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तब। अब देखिए दोस्तों, cu का मतलब आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देख लीजिए, जैसे आपका दे दिया जाए 5u dx, अब आपको बोल दिया जाए इसका इंटीग्रल यानी अवकलन,
समाकलन निकालिए। तो समाकलन निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा u dx। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, फार्मूला सभी को आपको तैयार करना है। किस तरीके से मैं एक बार पढ़ देता हूं फार्मूले को। देखिए इंटीग्रल u प्लस वी रहेगा, तो जब इसको हम समाकलन में तोड़ेंगे तो इंटीग्रल u को अलग कर देंगे, फिर प्लस करके इंटीग्रल v को भी हम अलग कर देंगे। ठीक है, 1/x रहेगा तो यह लॉग में हो जाएगा। अवकलन आप पढ़ रहे थे, लॉग का हम जब निकाल रहे थे अवकलन तो ये 1/x हो जाता था, लेकिन उसका ये विपरीत होगा, समाकलन विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए साइन x का अगर मुझे निकालना होगा और समाकलन, तो साइन का माइनस cos x हो जाएगा और cos x का प्लस साइन x हो जाएगा। जब हम क्या निकालेंगे, समाकलन, सेक स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x हो जाएगा, सेक x tan x का निकालेंगे हम समाकलन तो सेक x निकलेगा, और देखिए कोसेक x कॉट x का हम निकालेंगे समाकलन तो माइनस कोसेक x निकलेगा, e पावर x का हम समाकलन निकालेंगे तो e पावर x ही निकलेगा, a पावर x का हम समाकलन निकालेंगे तो a पावर x अपान लग जाएगा, log e पावर a हो जाएगा। ठीक है, log a निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इंटीग्रल आपका 1/√1 - x स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो उसका समाकलन जब हम करेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर यही इसके पहले माइनस लगा देगा तो ये cos हो जाएगा। देखिए प्लस में दिया रहेगा तो साइन इनवर्स x आएगा, माइनस पहले लगा के देगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फार्मूला आपका 1/1 + x स्क्वायर दिया रहेगा तो यह हो जाएगा इसका tan इनवर्स x। अगर यही ब्रैकेट में आ रहा था, माइनस लगा के आ रहा था तो साइन cos के रूप में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/1 + x स्क्वायर आया है तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब समाकलन तो आपका अब ये सभी फार्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समाकलन के निश्चित गुणांक को एक स्केच पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला है जब किसी फलन को निम्नतर सीमा तथा उच्चतर सीमा के बीच समाकलित किया जाता है वह निश्चित समाकलन कहलाता है। जब किसी फलन को, फलन बोले तो इंटीग्रल को, ठीक है, ये जैसे इंटीग्रल दिया रहता है, यहाँ पे समाकलन दिया रहता है, तो जब किसी फलन को निम्नतर सीमा, जैसे मान लो 0 से यहाँ पे दे दे 2, ठीक है, निम्नतर सीमा तथा यहाँ 2 क्या दे, यहाँ π/, मान लो 2 दिया है। ठीक है, 0 से π/2 उच्चतर सीमा के बीच समाकलित किया जाता है तो वह निश्चित समाकलन कहलाता है। चलिए, आपने समाकलन का फार्मूला निकाला था, क्या निकाला था, f(x) अगर होता है तो f' हो जाता है, और f' होता है तो क्या होता है, fx + c। हम यहाँ पे c लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, c जो होता है यह एक नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको निश्चित समाकलन निम्नतर सीमा से उच्चतर सीमा के बीच समाकलित करेंगे तो इंटीग्रल यानी फलन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप फलन भी बोल सकते हो, इंटीग्रल भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सीमा a से b तक, तो f' जब dx निकालोगे तो जब आप समाकलन को हल करोगे, जो दिया रहेगा समाकलन निश्चित समाकलन के रूप में, तो आप क्या लिखोगे, fx लिखोगे, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसको चेंज करके यहाँ पे fx लिखोगे। उसके बाद जो सीमा होगा बड़े कोष्टक लगाकर निम्न सीमा उच्च सीमा को आपको लिख देना होगा। उच्च सीमा फिर निम्न सीमा को क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे। देखिए ए बी अगर आप है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे। देखिए एक बार b था तो b पहले ऊपर वाला उच्चतर सीमा में से निम्नतर सीमा को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये यहाँ पर रूल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना इसी फार्मूले पे। तो चलिए इसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करता हूँ। इस फार्मूले को आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपका यहाँ पे क्वेश्चन करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं अब समाकलन का क्वेश्चन। ठीक है, समाकलन पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तो देख लेते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे दिया है फलन, सीमा दिया है फलन का, सीमा 0 से π/4, या इंटीग्रल बोल सकते हैं या तो फलन बोल सकते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रल 0 से इसका π/4 सीमा दिया है, फिर दिया है sin 2x dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ sin 2x दिया है, और इंटीग्रल हमारा फार्मूला होता है sin
डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। अगर यहां पर साइन एक्स होता तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन यहां पे 2 दे रखा है तो हम 2x को मान लेते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए क्या, अगर हम 2x को मान लेते हैं t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे साइन t। तो यहां पे देखिए इंटीग्रल यहां पे लिखेंगे पाई बाई 4, तो हो जाएगा यहां पे साइन क्या t। तो ये dx था, x था तो x था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया dt, ठीक है, जब इसका हम साइन dt किए। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन जब निकालेंगे तो देखिए अगर हम यहाँ यहाँ देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा दोस्तों 1/2t। क्या निकलेगा 1/2t। तो अगर हम यहाँ पे x के रूप में अगर हम लिखेंगे, चलिए समझ लीजिए, अगर यहाँ पर x के रूप में लिखा जाएगा तो बगल में क्या लिखा जाएगा 1/2 भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा आप x और 1/2 को कर दीजिएगा क्या आप बाहर। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। जब हम यहाँ पे x रखेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा बाहर आपका हो जाएगा dx का dx ही रहेगा। लेकिन अब हम इसको t के रूप में लिखने वाले हैं तो t रखिए और यहाँ भी कर दीजिए क्या t कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 बाहर क्यों निकला आपको पता चला ना कि x की वैल्यू जब मैंने यहाँ से निकाला तो 1/2 अपान यहाँ बगल में क्या हो जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया दोस्तों। चले 1/2 को आप वैसे लिखिए। अब यहाँ देखिए साइन t को हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस t। साइन x है तो माइनस कॉस x लिखा गया है समाकलन के फार्मूले में। अगर लेकिन ये t है तो हम क्या लिखेंगे अब t। तो t लिखने का मतलब यहाँ पे लग जाएगा अब सीमा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे कॉस t, और कॉस t का जो सीमा 0 to π/4 है। ठीक है, अब हम π/4 को देखो π/2 लिखेंगे, कैसे ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ अब हम t को लेके चल रहे हैं तो t को लेके चलेंगे तो यहाँ देखिए 2x बराबर कितना है t। अगर मुझे वहां से t बराबर निकालना होगा तो 2 × x है। x की देखिए वैल्यू π/4 दिया, इसकी x की सीमा कितना है 0 से π/4। तो हम अगर 0 रखेंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, t बराबर 0 आ जाएगा। अगर इसी के जगह हम π/4 रखें तो देखिए 2 × x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 यानी π/2 आ जाएगा बराबर में t। तो अगर हम 0 रखेंगे x की वैल्यू तो t बराबर 0 निकलेगा। अगर x की वैल्यू हम π/4 रखेंगे, x की सीमा रखेंगे π/4 तो π/2 निकलेगा t बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको π/4 नहीं π/2 लिखना है। ठीक है, अब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम कर देते हैं क्या माइनस। तो ये माइनस आपका हो जाएगा बाहर, पूरे के साथ माइनस ले लीजिए बाहर, तो -1/2। अब क्या करोगे दोस्तों, ये cos t, देखिए cos t का हम वैल्यू कितना रखेंगे π/2। ठीक है, फिर माइनस करते हैं, अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था। ठीक है, निश्चित समाकलन में फिर π/2 माइनस, अब निम्न सीमा करेंगे क्या 0। ठीक है, यहाँ -1/2 है तो आप 1/2 ही लिख दीजिए। अब देखिए cos π/2, तो cos π/2 को आप समझेंगे तो cos π/2 पाई का मान होता है 180 अंश बाई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, cos 0 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ आप लिख दीजिए cos 0 अंश का मान 1। तो बचेगा कितना -1/2 गुणते -1, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यही इसका क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा sin 2x dx का समाकलन निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह चैप्टर आपका हो गया समाप्त, ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए अभ्यास एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।